सब जानते हैं कि तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जेडीयू को चिराग पासवान की पार्टी ने नुकसान पहुंचाया था। क्या ये उसी का लिया गया राजनीतिक बदला है? नीतीश कुमार की ओर से। नीतीश कुमार जी या जनता दल यू का इस टूट से कोई वास्ता नहीं है। आज रामविलास जी नहीं है, हमारे मित्र रहे हैं, हमारे कॉमरेड रहे हैं, और उत्तर भारत की राजनीति में उनसे तेज तर्रार दलित नेता, सामाजिक सरोकारों को उठाने वाला कोई नेता नहीं था। और हमें कष्ट है कि उनके पुत्र ने जल्दबाजी में, गलत सलाहकारों के चक्कर में बेवजह एनडीए से बाहर आकर के ये स्थिति पैदा कर दी। एक उनके सगे भाई हैं, एक उनके सगे चाचा हैं, तो उसमें हमारा क्या दखल हो सकता है? लोजपा कहीं टूटा नहीं है। लोजपा का केवल सदन में, लोकसभा में सदन का नेता परिवर्तन हुआ है। 5 एमपी ने कल स्पीकर साहब को, ओम बिरला जी को लिख के दिया कि सदन में हमारे नेता पशुपति कुमार पारस होंगे, और पशुपति कुमार पारस जी ने आज स्पष्ट कर दिया कि चिराग जी आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दल में हैं। कुछ दल हैं जो शायद चाहते थे कि सत्ता का उन्हें लाभ मिले और जनता ने उन्हें नकार दिया। आज वो बता रहे हैं कि चिराग तले अंधेरा है। तो मैं उनसे कहूंगा कि ऐसी भी पार्टियां हम जानते हैं जो हस्तक्षेप कर रही हैं, जिनके चिराग कब के बुझ चुके हैं और जिनके दियों में आज तेल भी नहीं है। तो अपना काम करें। और अगर ऐसे हम बात करेंगे तो हम सब जानते हैं कि आज पंजाब में, राजस्थान में क्या हो रहा है और किस तरह से उन पार्टियों में टूट पड़ी हुई है। एलजेपी एक परिवार की पार्टी है और उसके अंदर अगर कुछ तोड़फोड़ हुआ है तो निश्चित तौर पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसके पीछे हमारे आदरणीय त्यागी जी यहाँ बैठे हैं, उनकी पार्टी के बहुत बड़ा योगदान है। उनके नेताओं का तो यहाँ बयान सब आ रहा है, बीजेपी के भी लोकल नेताओं का पटना बयान चल रहा है। ये जो चीजें हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ो और सत्ता के बल पर उससे तोड़ने का काम, मैं समझता हूँ एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है, और यह नीतीश कुमार जी लगातार बिहार में करते रहे हैं और बिहार से बाहर बीजेपी करती रही है। चिराग पासवान को अपने चिराग में फिर से तेल भरना होगा, मेहनत करनी होगी। जाहिर है उन्होंने जितनी आसान राह अब तक तय की है उतनी रास्ता, वो आसान राह नहीं है उनके लिए। एक उनका पिताजी का था पूरा, उनके रामविलास पासवान जी ने भी उनको ही अपनी गद्दी एक तरह सौंपी थी। अब वो गद्दी अपने संभाल नहीं सके अब तक, क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत नहीं की, और जिस तरह से उन्होंने बदला लेने की कोशिश की थी नीतीश कुमार को हटाने के लिए, उसका खमियाजा तो भुगतना था। 2 करोड़ की जमीन है, फिर ये 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? ये विपक्ष का सवाल है। 2019 के सितंबर के महीने में ये डीड 2 करोड़ का था, जो कि 2011 से 2 करोड़ से चला आ रहा है। नवंबर 2019 में जजमेंट आता है और इन्फ्लेशन होता है कि जो जमीन है उसको सरकार अधिग्रहित करेगी, और इसके कारण से रेट बढ़ जाते हैं, मार्केट रेट बढ़ जाता है। जो तथाकथित जमीन है उसका जो सर्कल रेट होता है वो 5 करोड़ 80 लाख का होता है, अर्थात मिनिमम रेट 5,80,00,000 करोड़, उससे कम की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। अगर सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि 4 गुना रकम में वो लैंड एक्वायर करेगी, अगर सरकार ने ये लैंड एक्वायर किया होता तो लगभग 24 से 25 करोड़ में इस लैंड को सरकार एक्वायर करती। मगर न्यास ने इसमें बार्गेनिंग करके ये निर्णय लिया कि जो अभी मार्केट रेट 20 करोड़ का है, हम इसको 18.5 करोड़ में, क्योंकि अंसारी साहब तैयार हो गए, लिया। अगर इन आरोपों का जांच का कोई विरोध भी करता है, कोई भी, तो संबित जी तो नहीं करेंगे विरोध, क्योंकि जांच से क्या घबराहट, कोई भी अगर इसका विरोध करता है तो मैं आरोप लगाता हूं कि वो इसमें हिस्सेदार है, इस भ्रष्टाचार में। 2 करोड़ जो है ये भाव कुछ साल पहले एग्रीमेंट के सेल के समय का है, और 18.5 करोड़ ये सेल आज की हुई है, इसलिए आज का बाजार भाव है। इतनी स्पष्ट बात को पूरे फैक्ट्स ना देते हुए एक जगलरी से घुमाया गया है। कोई बात उठी है, लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार या कुछ गड़बड़ी पाई गई है, तो प्रभु इसमें दिक्कत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय कमेटी बन जाए, उसकी जांच हो जाए। इतनी बोलने में आपके हलक से आवाज क्यों नहीं निकलती है? जब से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का आदेश आया है, आदेश आने के बाद अयोध्या की जमीन का भाव जो है आसमान छू गया, जिसका रेट जो 1 लाख रुपए पर बिस्सा जमीन मिल रही थी, आज के डेट में 30 लाख से ऊपर ही जमीन का रेट हो गया। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में हल्फनामा दिया कि अभी सुनवाई नहीं किया जाए, चुनाव खत्म हो जाए तब सुनवाई किया जाए।
उन्होंने 16 वकील रखा उच्चतम न्यायालय में। अगर किसी एग्रीमेंट में 1 रुपए का भी लेन देन नहीं होता तो वो एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सबसे महत्वपूर्ण अनुबंध है। 2012 में इन्होंने जो सौदा किया उसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। इसका सबूत यह है कि जो पाठक परिवार अंसारी और तिवारी जी के बीच सौदा हुआ उसमें लिखा है कि ये भूमि सभी किस्म के भार और प्रभार से मुक्त है और किसी भी पहले ट्रांजैक्शन का कोई हवाला नहीं दिया गया है। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें तेल डीजल की कीमतों से जुड़ी होती हैं, लेकिन एक तरफ मोदी सरकार की नीतियों में इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी कि महंगाई को एक सीमा के भीतर रखने का लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने तेल की कीमतों को अपनी कमाई का बड़ा जरिया बना लिया और कोरोना संकट के समय में भी सरकार तेल से पैसा कमाने से नहीं चूकी। बंगाल चुनाव के दौरान कुछ समय के लिए तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन 2 मई को चुनावी नतीजा आने के 2 दिन के बाद से ही यानी 4 मई से पेट्रोल और डीजल के दाम 24 बार बढ़े। 4 मई से पेट्रोल 5 रुपए 86 पैसा और डीजल 6 रुपए 55 पैसे महंगा हुआ। अब जरा पेट्रोल और डीजल पर सरकारों की कमाई का अर्थशास्त्र समझते हैं। 1 जून को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आम आदमी के लिए 94 रुपए 49 पैसे थी। इसमें बेस कीमत 35 रुपए 63 पैसे यानी 38%। लेकिन केंद्र की कमाई यानी एक्साइज ड्यूटी से होने वाली कमाई 32 रुपए 90 पैसे यानी तकरीबन 35%। और राज्य की कमाई यानी वैट से होने वाली कमाई 21 रुपए 81 पैसे यानी करीब 23% थी। 1 जून को दिल्ली में डीजल पर आने वाले बिल को भी देख लेते हैं। डीजल की बेस कीमत 38 रुपए 16 पैसे यानी कुल 85 रुपए 38 पैसे का करीब 40%। केंद्र की कमाई यानी एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 80 पैसे यानी करीब 34%। डीलर का कमीशन 2 रुपए 59 पैसे यानी करीब 3%। और राज्य की कमाई 12.5 रुपए यानी 13% थी। तेल की कीमतों पर बहस जब भी होती है तब केंद्र पर सवाल उठता है। मार्च 2014 में पेट्रोल पर पड़ने वाली एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए 38 पैसे से बढ़कर 1 जून को 32 रुपए 90 पैसे तक हो गई, यानी करीब 200% का इजाफा। जबकि डीजल पर मार्च 2014 में पड़ने वाले एक्साइज ड्यूटी 4 रुपए 58 पैसे से बढ़कर 1 जून को 31 रुपए 80 पैसे तक हो गई, यानी 600% का इजाफा। साल 2020-21 में यानी कोरोना के संकट काल में भी सरकार ने 3,90,000 करोड़ एक्साइज ड्यूटी से कमाए हैं। ये कमाई पिछले साल के मुकाबले 77% अधिक है।